हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का आपका सभी टॉपिक रहेंगे। टोटल जितने 10 यूनिट हैं एक एक करके समझेंगे। पहले जिसमें बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, देन उसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड, नेक्स्ट उसके बाद कम्युनिकेशन, देन उसके बाद मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, नेक्स्ट उसके बाद आपका डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंट, उसके बाद आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। चलिए लिख करके एक बात करते हैं। पहला फर्स्ट जिसको बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड फर्स्ट हो गया, ठीक है। दूसरा आपका जो इसमें है रिसर्च एप्टीट्यूड, नेक्स्ट उसके बाद थर्ड आपका कम्युनिकेशन, उसके बाद फोर्थ आपका मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, नेक्स्ट उसके बाद फिफ्थ आपका आता है टॉपिक डेटा इंटरप्रिटेशन सिक्स आपका जो टॉपिक आएगा कॉम्प्रिहेंशन, नेक्स्ट सेवंथ आपका टॉपिक इसमें अगला आता है आईसीटी अर्थात इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। सेवंथ हो गया दोस्तों। एट आपका टॉपिक आता है इंडियन लॉजिकल रीजनिंग, कहें कि इसको वेस्टर्न लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं, इंडियन लॉजिकल रीजनिंग। नाइन्थ आपका टॉपिक जो आएगा द पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। उसके बाद आपका टेंथ जो टॉपिक है द हायर एजुकेशन सिस्टम, ये सभी टॉपिक मिला करके आपके बनते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों। अब इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? टोटल इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बोले तो 50, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपका 100 नंबर बनता है, ठीक है। और ये आपका जो भी यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं सभी के लिए कंपलसरी होता है, पेपर 1 इनको पढ़ना ही पड़ता है, और यही टॉपिक है। अब पहले क्या होता था, जो पेपर पूछा जाता था 2019 से पहले अगर देखा जाए 2019 इससे पहले, जो इससे पहले मतलब प्रीवियस, पीछे जाओ उसके बाद ये नेक्स्ट आगे। पहले क्या हर एक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन आते थे, हर एक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन, 5 नंबर मतलब क्वेश्चन पूछे जाते थे। बाद में क्या हुआ, अब देखा जाए तो हर एक यूनिट से क्या कर दिया गया, अब 5 नहीं पूछता। अब किसी से मान लीजिए टीचिंग से मान चलो 5 कर दिया, ऐसे 5, दूसरे से कर दिया 8, किसी से कर दिया 2, किसी से कर दिया 10, और किसी से कर दिया 1। अब इस तरीके से क्वेश्चन पूछने लग गया। और हायर एजुकेशन सिस्टम में
अब आप कल देखते होंगे कुछ करंट क्वेश्चन प्लस आपका बॉलीवुड से या आपके म्यूजिक से या आपके जो डांसिंग से वहां से क्वेश्चन पूछने लगे, या कौन सी फिल्म का कौन डायरेक्टर है, इस गाने के कौन से म्यूजिक डायरेक्टर है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछने लग गया। ठीक है, तो कुछ थोड़ा सा देखा जाए तो पैटर्न चेंज हो गया है। तो हमें किस तरीके से पढ़ना है दोस्तों, आप इसको अच्छे से पढ़िए, इसको भी, सभी को अच्छे से पढ़िए, और ये जो हायर एजुकेशन सिस्टम है इसको भी आप अच्छे से पढ़िए। क्यों, बहुत लोग पहले क्या होता था, बोलते थे चलो भाई डेटा इंटरप्रिटेशन 5 क्वेश्चन एक तो फिक्स होता है, मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग से चलो इससे 5 क्वेश्चन तो फिक्स होता है, आप चलो 5 5 10 ये तो अच्छे से आप कर लोगे। बाकी औरों में भी देखा जाए किसी की क्वेश्चन बढ़ाया जा रहा है, किसी का घटाया जा रहा है, तो ये तो आपका फिक्स है। लेकिन बाकी जो है इनको भी आप अच्छे से जवाब पढ़ोगे, चाहे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे या कम पूछे, आप उसको बैलेंस कर सकते हो। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर आपका 20 क्वेश्चन सही होता है, मतलब करेक्ट होता है, तो समझ जाइए आप पासिंग मार्क में आ जाते हैं। बट आपको पासिंग मार्क नहीं लाना है, कम से कम 50, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 50-50 सही करो, ज़्यादा से ज़्यादा 40 या 44 क्वेश्चन अगर आपको सही होते हैं तो जीआरएफ का होने का चांस बढ़ जाता है। अगर 40 है तो आपका नेट होने का चांस बढ़ जाता है, अगर 35 है तो इसमें आपका पीएचडी वगैरह जो आपका लोग करते हैं इसमें चांस आता है। तो आप सोचिए, हमें जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करो। लेकिन अब इसकी तैयारी कैसे किया जाए, पहले बेसिक चीज़ तैयार करो, ये जितने टॉपिक हैं इनको अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, इनके सिलेबस को देखो। सिलेबस को जब आप अच्छे से पढ़ लोगे, सिलेबस जब आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे, तब आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। बहुत लोग क्या होता है डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन से आप कुछ नहीं समझ पाएंगे जब तक बेसिक चीज नहीं, बेसिक चीज पहले कवर करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, देन उसके बाद आप क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन कब से, 2019 से लेकर के और 2025 तक के जितने पेपर हुए हैं ये पूरा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। अब क्वेश्चन का पैटर्न देखिए कैसा पूछा जाता था। पहले फैक्चुअल क्वेश्चन आता था, देन उसके बाद फिर कंसेप्चुअल हुआ, कंसेप्चुअल के बाद एनालिटिकल हुआ, एनालिटिकल के साथ साथ असर्शन और रीजन बना। अब देखिए आपका क्रोनोलॉजिकल तरीके से क्वेश्चन पूछा जाने लग गया। तो कहने मतलब आप फैक्चुअल कंसेप्चुअल दोनों अच्छे से याद रखो, और क्वेश्चन को एलिमिनेट करना, कौन सा गलत हो उसको छांटना, इस तरीके से चीजों का आपको तैयार करना होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाने लग गया। ठीक है दोस्तों, अब पूछेंगे फैक्ट क्या होता है। बहुत लोग बच्चे पूछते हैं भैया फैक्ट क्वेश्चन क्या है। फैक्ट मतलब जो सीधे पूछ लेता डायरेक्ट। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सी बात करते हैं कि कोई पूछेगा बताइए भारत में टोटल कितने स्टेट है, बोलेंगे 28 है, तो ये फैक्ट है, याद है। लेकिन ये पूछा गया 28 स्टेट क्यों बनाया गया, जब उसमें क्यों, कैसे, हाउ, व्हाट, वेयर ये सब शब्द होने लगता है तो कॉन्सेप्ट पे आप जाने लगते हैं, और जब उसमें कॉन्सेप्ट और डीपली जाता है, सेशन और रीजन बनने लग जाता है। लेकिन यहीं पर क्रोनोलॉजिकल कैसे बनता है, कभी काल आपका उसमें नंबर दे देगा, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन देगा, असर्शन और रीजन का, इसमें दे देगा क्या 1 A सही है या R सही है, तो दोनों दे देगा, फिर उसमें नंबर बनाएगा 1 2 3, तो 1 में इसको नाम दे देगा, 2 में इसको नाम देगा, 1 में 3 में दोनों कर देगा, 4th में दोनों को नॉन ऑफ द कर देगा, कोई नहीं। इस तरीके से आपका फिर नीचे एक मैचिंग बनाएगा, इनमें से अगर 1 2 3 मैच करते हैं तो ठीक आपका सही है, अगर उसमें 4 आ गया तो मतलब जिसमें 4 4 जाएगा तो गलत होगा। तो आपको वही चीज क्या करना है, उसको छांटना है। तो आपको फैक्चुअल बेस पे बना सकता है, कंसेप्चुअल बेस पे बना सकता है, एनालिटिकल तरीके से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है, जो जिसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल। ठीक है दोस्तों, ये आपको पूरा बेसिक चीज है। अब हम बात करते हैं आपका टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे पहले टीचिंग क्या है, जैसे अगर मान लीजिए मैं बोर्ड के सामने खड़ा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो अब टीचिंग सबसे पहली चीज होती है आपके पास नॉलेज कितना है। लेकिन नॉलेज से पहले क्या होना चाहिए, इंफॉर्मेशन, फर्स्ट प्रायोरिटी, और क्या होना चाहिए आपकी इंफॉर्मेशन। देन उसके बाद जब इंफॉर्मेशन अच्छी होंगी तो आपके पास नॉलेज होंगी, नॉलेज जब अच्छी होगी, जब नॉलेज के आधार पर कोई चीज सोचते हो समझते हो तो उसको बोलते हैं विजडम, और विजडम के आधार पर कोई चीज एनालिसिस करते हैं उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल। तो आपको इस पॉइंट तक आपको जानने मतलब पहुंचना चाहिए, समझना चाहिए। पहले क्या यहां पर लिखते हैं, यहां पर आप बताते हैं, पहले के फॉर नॉलेज, नॉलेज के बाद
सॉरी, पहले इंफॉर्मेशन, उसके बाद नॉलेज, देन उसके बाद विजडम, विजडम के बाद ऐसे घुमा देते हैं इंटेलेक्चुअल। इस तरीके से आपको चीजों को याद रखना है। अब जो पहले आप पढ़ोगे टीचिंग, टीचिंग क्या है, इसके बेसिक एक डेटा को आप समझोगे कि टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, लेवल ऑफ टीचिंग क्या, मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग क्या, रीटीचिंग कॉन्सेप्ट क्या, इफेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या, आईसीटी सपोर्ट मटेरियल क्या है, ये बेसिक आपके जो टर्म इसमें आप पढ़ोगे उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। जब यही इंफॉर्मेशन आप बार बार रिकॉल करते हैं, याद करते हैं, मेमोराइज करते हैं, तो आपके पास बढ़ जाता है नॉलेज। अब नॉलेज में जैसे पूछ लेगा भाई टीचिंग का मेथड्स क्या है, तो उसमें बोलेंगे भाई टीचिंग का बेसिकली दो मेथड है, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। बोलेंगे ऑफलाइन में क्या होता था, जो टीचर और स्टूडेंट बिटवीन देयर आर फ्रंट, एक दूसरे के सामने बैठे होते थे, एक दूसरे, मान लीजिए यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, सामने स्टूडेंट बैठा है, तो इसको बोलते थे ऑफलाइन मेथड्स। अब इसमें क्या फर्क होता था भाई, वहां पर फर्क ये दिखता था, एक टीचर है, सामने बच्चा बैठा है, जो कुछ होता उसको पूरा टीचर का बॉडी लैंग्वेज दिखता था, टीचर किस तरीके से लिखता है, कोई बाय मिस्टेक अगर स्पेलिंग गलत होता तो स्टूडेंट टोक देता, सर ये क्या आपने लिखा है। तो इसमें क्या होता था, एक टीचर और स्टूडेंट का बेसिकली कर देखा बॉन्डिंग बहुत अच्छा होता था। तो ये टीचिंग का बेसिक जिसको मेथड बोलते हैं ऑफलाइन। ऑनलाइन क्या हो गया दूसरा मेथड, जिसमें आजकल डिजिटल हो गया। जैसे मान लीजिए मैंने वीडियो बनाया, अब उसके बाद इंटरनेट पे या यूट्यूब पे उसको मैं अपलोड कर दिया, तो ये आप उसको देखते हैं, देखने के बाद आप उसका फीडबैक देते हैं, तो ये किससे जुड़ गया, ऑनलाइन। तो बेसिकली दो मेथड है। जब ये सब चीज पे आप क्या करते हैं, सोचना शुरू करते हैं यही चीजें, तो आपको बन जाता है विजडम। और विजडम के आधार पे ये सोचते हैं कि भाई टीचिंग का ऐसा क्यों ना बनाया जाए, जैसे आजकल लोग देखते होंगे एआई का जमाना आ गया, अब टीचर की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर चीज है, आप सारी चीजें क्या करो अपलोड कर दो, ऑटोमेटिक वो क्या कर, जैसे जेमिनी हो गया, मेटा हो गया, चैट जीपीटी हो गया, ग्रोक हो गया, आज नए नए से सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, आपके पढ़ाई को और आसान कर दिया गया है। अब टीचर की जरूरत ही नहीं है, आप घर बैठे बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए, पढ़ाई करिए, अपने आप को बहुत आगे तक ले जाइए, डेवलप करिए। ठीक किस पे जुड़ जाता है, विजडम के बाद आपका जाता है इंटेलेक्चुअल। अब इंटेलेक्चुअल बौद्धिकता के आधार पर आप बैठ के फिर सोचते हैं क्यों ना, अगर ये टीचिंग इतना आसान हो गया है, इतनी चीजें हमारे लिए बेहतर कर देता है, तो आने वाली चीजें हमारे क्या बेनिफिट होगा, क्या और नेगेटिव होगा, क्या लॉस होगा, क्या प्रॉफिट हो, क्या लॉस होगा। अब इसमें बैठ के आप एनालिसिस करते हैं, सोचते हैं। देखिए पहले टीचर और स्टूडेंट मिलते थे तो अपनी मन की बात कह के मन हल्का कर लेते हैं, लेकिन अब स्टूडेंट किससे जाके सवाल पूछेगा, अब गूगल पे हो सकता है सही जवाब दे सकता है, गलत भी, क्योंकि वो वहाँ पर ह्यूमन नेचर नहीं है, वहाँ पर ऐसी आपकी फीलिंग को समझेगा नहीं, वो तो आप जैसा बोलोगे वैसा सवाल दे देगा। बट जरूरी नहीं कोई सवाल करेक्ट हो, क्योंकि उसको अपलोड भी कोई मानव नहीं किया है, एक सॉफ्टवेयर बनाया है। लेकिन जब एक मानव से मानव बात होता है तो वहाँ पर सही गलत, कोई चीज़ गलत होता है तो उस पर फिर सोचता है, थिंकिंग करता है। ये चीज़ें, कुछ चीज़ें बाय मिस्टेक हो सकती है, बहुत सी लैक ऑफ, इसको बोलते हैं कमी दिखती है, तो ये आप क्या करते हैं, इंटेलेक्चुअल के आधार पे सोचना शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में हमें क्या क्या पढ़ना, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, लेवल ऑफ टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, कैरेक्टर ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, इफेक्टिव ऑफ टीचिंग, आईसीटी सपोर्ट मटेरियल ऑफ टीचिंग, ये बेसिक। उसके बाद मॉडल ऑफ टीचिंग, ये बेसिक क्या है आपके, ब्लॉन्ग टेक्सोनॉमी कॉन्सेप्ट, ये सब मिलाकर के आपको बनते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। नेक्स्ट बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। दोस्तों रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या क्या टॉपिक आता है, पॉजिटिविज्म क्या है, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक क्या है। अब इसमें आपको समझना है रिसर्च पहले क्या है। रिसर्च होता है किसी चीज का पुनः खोज करना, नई चीज का आविष्कार करना। अगर आप मान लीजिए जैसे बहुत परेशान है, पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा नहीं पढ़ाई हो रहा, तो आप बैठ के चिंतन करते हैं कि क्या मैं टाइम पे उठता हूँ, क्या मैं टाइम पे अपना होमवर्क करता हूँ, क्या मैं चीज़ों को, बारीकी चीज़ को अध्ययन करता हूँ। ऐसा नहीं मैं खाली वीडियो ही वीडियो देखता हूँ, माइंड में कितना रिकॉल करता हूँ, कभी नोट्स बनाता हूँ। जब तक ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तो आपकी क्या करते हैं, उसको रिसर्च करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो रिसर्च में क्या क्या पढ़ना होता है, पहले आता है पॉजिटिविज्म क्या है, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक क्या है, देन उसके बाद स्टेप ऑफ रिसर्च क्या है, मेथड्स ऑफ रिसर्च क्या है, एथिक्स ऑफ रिसर्च क्या है, आईसीटी सपोर्ट मटेरियल रिसर्च में क्या योगदान देता है, देन उसके बाद सैंपलिंग क्या है, अब उसके बाद प्रोबेबिलिटी क्या है, जिसमें सैंपलिंग में प्रोबेबिलिटी है, नॉन प्रोबेबिलिटी, इसको पढ़ेंगे। देन उसके बाद आप पढ़ेंगे हाइपोथेसिस क्या है, नल हाइपोथेसिस क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है। देन उसके बाद आप पढ़ेंगे
जिसमें और आगे टॉपिक आएगा एस्क्यूनेस क्या है, कुर्तिस क्या है, और टेस्ट क्या है, जैसे आपकाई टेस्ट क्या है, जी टेस्ट क्या है, टी टेस्ट क्या है, एनोवा टेस्ट क्या है, ये सब बेसिक पॉइंट आपके आते हैं किसमें, रिसर्च एप्टीट्यूड में। देन उसके बाद आपका आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या क्या टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। भाई ए है, बी है, दो व्यक्ति हैं, एक के मन में कोई थॉट है, कोई विचार है, वो अपनी बात को बी तक पहुंचाना चाहता है, बी अगर उसकी बात का रिप्लाई देना शुरू कर देता है तो यहीं पर क्या होता है, जब ए के द्वारा कोई सवाल पूछा गया, बी के द्वारा रिप्लाई दिया गया, जब एक दूसरे फीडबैक दिया जाता है, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। अब पूछता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, जिससे वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या, डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या है, वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या है, सर्कुलर कम्युनिकेशन क्या है, ये बेसिक आपके आते हैं कम्युनिकेशन के टाइप्स। देन उसके बाद आता है मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, लीनियर कम्युनिकेशन क्या है, ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन क्या है, इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन क्या है। देन नेक्स्ट आपका आता है बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में फिजिकल बैरियर क्या है, साइकोलॉजिकल बैरियर क्या है, लिंग्विस्टिक बैरियर क्या है, कल्चरल बैरियर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर क्या है, ये आपकी बैरियर की बात करता है। नेक्स्ट उसके बाद आपका लास्ट आता है इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। इफेक्टिव मीन्स जैसे आप किसी से बात करते हो, कुछ लोग लेटर लिखते हैं तो उसके शब्दों झलकते हैं, कुछ लोग बात करते हैं तो उनके शब्दों को वहाँ भी झलकता है, तो उसका कितना इम्पैक्ट डालता है, प्रभाव डालता है, इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखता है। लास्ट उसके बाद होता है आपका मास ऑफ कम्युनिकेशन। मास ऑफ कम्युनिकेशन में जैसे टीवी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविजन हो गया, ये सब क्या है आपका सोशल मीडिया हो गया, मास ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करें मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक पढ़ना होता है। मैथमेटिक्स में जैसे सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, नंबर सिस्टम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, वर्क एंड टाइम क्या है, और ट्रेंड संबंधित क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद आपका लॉजिकल रीजनिंग में बजट रिलेशन क्या है, डायरेक्शन क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट क्या है, देन उसके बाद पजल क्या है, कोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है, ये बेसिक आप किस में आते हैं, आपका सिलोजिज्म क्या है लॉजिकल रीजनिंग में। डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको बेसिक 5 चीज आना चाहिए, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग और प्रतिशत, अर्थात ऐड, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, देन उसके बाद परसेंटेज। ये सारी चीज अगर आपको आता है तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। इसके लिए कम से कम अगर आपका 20 तक का टेबल अच्छे से याद होगा तो बड़े आराम से आप कर सकते हो, क्योंकि कुछ ऐसे डेटा होते हैं जिसको आपको, जैसे कभी कभार आप 18 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, कभी आपका 19 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, कभी आप 12 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको क्या होता है, हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है, डिवाइड करना होता है, ये बेसिक चीज़ें याद रखना। कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, कोई एक पैसेज दे देगा आपको, जैसे एनवायरनमेंट के आधार पे हो सकता है, सोशल इश्यूज के मुद्दे पे हो सकता है, या आपका आजकल जैसे महिलाओं के ऊपर हो सकता है, या और भी चीज़ें देख सकते हो कि इकोनॉमिक सेक्टर पे हो सकता है, किसी भी चीज़ पे, एजुकेशन के आधार पे हो सकता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे हो सकता है, कहीं से भी एक कंप्रिहेंशन बना देता है, और उसी में आपको क्या पैसेज को पढ़ेंगे उसी में आंसर होता है, आपको उसमें ढूंढना पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सॉरी, टेक्नोलॉजी नहीं लिखा, बट यही लिख देंगे टेक्नोलॉजी, आप सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या पढ़ना होता है भाई, पहली चीज बेसिकली समझना होता है कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की खोज किसने किया, इसकी जनरेशन बताइए, फर्स्ट जनरेशन में क्या था, सेकंड जनरेशन में क्या था, थर्ड जनरेशन में क्या था, फोर्थ जनरेशन में क्या था, ये बेसिक, और आप सारी चीजें बताना पाओ फिफ्थ जनरेशन में क्या था। जैसे फर्स्ट में क्या था, किसमें ट्रांजिस्टर्स किसमें आया, किसमें आपका वैक्यूम ट्यूब आया, किसमें आईसी आया, किसमें वीएलएस आया, किसमें यूएलएस आया, ये बेसिक चीज याद रखना पड़ता है कंप्यूटर बेसिक जनरेशन को। देन उसके बाद आपको पढ़ना होगा रैम और रोम में क्या डिफरेंस है, सॉफ्टवेयर पार्ट क्या, हार्डवेयर पार्ट क्या, इनपुट डिवाइस क्या, आउटपुट डिवाइस क्या। देन उसके बाद आप अगला पढ़ेंगे कंप्यूटर में ही कुछ बेसिकली, जैसे कौन सी इनपुट डिवाइस कौन सी, जैसे सीपीयू क्या है, मॉनिटर क्या है, और माउस क्या है, प्रिंटर क्या है, स्पीकर क्या है, ये कुछ टर्म पूछता है, किसी किसी का फुल फॉर्म पूछता है। देन उसके बाद आपका इसी में आता है नंबर सिस्टम या बाइनरी डेसिमल, ये बेसिक चीजें पूछता है। जैसे नंबर सिस्टम क्या है, डेसिमल क्या है, बाइनरी क्या है, हेक्सा क्या है, ऑक्टल क्या है, ये भी आगे जाके आपको आईसीटी में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला आपका टॉपिक इंडियन लॉजिकल रीजनिंग एंड, जिसके इसमें अब इसमें क्या पढ़ना पड़ता है, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंडियन लॉजिकल रीजनिंग। स्टेटमेंट क्या है, आर्गुमेंट क्या है, कंक्लूजन क्या है, ये बेसिक चीज।
कोनोटेशन क्या है, डेनोटेशन क्या है, स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग क्या है, ये सब बताएंगे दोस्तों। अभी सिर्फ एक टॉपिक को बता रहे हैं, आप भी जाके सिलेबस को देखेंगे तो यही सारी चीज आपको मिलेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है, आर्गुमेंट क्या है, कंक्लूजन क्या है, स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग क्या है, कोनोटेशन क्या है, डेनोटेशन क्या है। देन नेक्स्ट आपका और क्या इसमें आता है, नेक्स्ट उसके बाद अगला आपका आता है वेन डायग्राम लॉजिकल रीजनिंग। वेन डायग्राम लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या आता है, इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। देन उसमें पढ़ना होता है कि ट्रायंगल होता है, सर्कल होता है और स्क्वायर होता है। उसमें पूछता है कौन डॉक्टर, कौन इंजीनियर है, कौन प्रोफेसर है, उसमें कोई वर्ड के आधार पर हो सकता है और नंबर के आधार पर हो सकता है, पूछता है। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंडियन लॉजिकल रीजनिंग। अब इंडियन लॉजिकल रीजनिंग इसी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ऑर्थोडॉक्स क्या और हेथोडॉक्स क्या। ऑर्थोडॉक्स किसे बोलते हैं, जो गॉड में, ईश्वर में विश्वास रखते हैं उसको ऑर्थोडॉक्स, जो गॉड और ईश्वर में विश्वास नहीं रखते उसको हेथोडॉक्स। हेथोडॉक्स में कौन कौन ब्रांच आते हैं, जैनिज्म, बुद्धिज्म, चारवाक, आजीविका। इनके बेसिक कुछ टीचिंग होता है, कुछ इनकी बेसिक लिटरेचर होता है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। हीनयान, महायान, नवयान, वज्रयान, थेरवान, इस तरीके से। जैनिज्म में दिगंबरा, श्वेतांबरा, इस तरीके से। आजीविका में पढ़ेंगे कि इनका क्या कॉन्सेप्ट था, कि आपके डेस्टिनी में अगर कुछ बनना होगा तो बनोगे, नहीं बनना होगा तो नहीं बन पाओगे। दूसरे बोलते हैं जिंदगी अगर जीना है तो चाहे ऋण लेके घी पीना पड़े तो पी लो घी, अगर जो ऋण लेके पीना पड़े तो पी लो, जिंदगी आज है कल में नहीं। तो अलग अलग इनकी टीचिंग का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे किसमें, इंडियन लॉजिकल रीजनिंग। और इसमें टॉपिक आता है परमाणा। परमाणा में कई टॉपिक पढ़ेंगे कि अर्थपट्टी क्या है, अनुपलब्धि क्या है, ठीक है, और शब्दा क्या है, उपमाना क्या है, इस प्रकार के। प्रत्यक्ष क्या है, टाइप्स ऑफ अनुमाना क्या है। अब टाइप्स ऑफ अनुमाना फिर पढ़ेंगे, व्याप्ति क्या है, हेतुआभास क्या है। फिर हेतुआभास में आप पढ़ेंगे माइनर टर्म क्या है, मिडिल टर्म क्या है, मेजर टर्म क्या है, ये बेसिक चीज आपको याद रखना पड़ेगा। देन उसके बाद हेतुआभास में कुछ बेसिक और टर्म पढ़ेंगे, बधित क्या है, अबधित क्या है, सत्य प्रतिपक्ष क्या है, ये बेसिक टर्म आपको पढ़ना पड़ता है इंडियन लॉजिकल रीजनिंग में। इसमें बेसिक एक होता है स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें आप पढ़ेंगे कंट्राडिक्टरी क्या है, सब कंट्राडिक्टरी क्या है, कंट्राडिक्शन क्या है, ये कुछ बेसिक टर्म है जिसको आपको याद करना पड़ता है। अब बात करते हैं दोस्तों द पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। बेसिकली अगर आप इन्वायरमेंट चैप्टर पढ़ेंगे, लेथोस्फीयर क्या, हाइड्रोस्फीयर क्या, बायोस्फीयर क्या है और एरोस्फीयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है। तो लेथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, इनके बेसिक बारे में समझना है। इकोसिस्टम क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले इन्वायरमेंट क्या है, इकोसिस्टम क्या है, इकोलॉजी क्या है। देन उसके बाद पढ़े वेटलैंड क्या है, वेटलैंड क्या है, हॉट स्पॉट क्या है, इकोटोन क्या है। देन उसके बाद एसडीजी क्या है, एमडीजी क्या है। बेसिकली इस टर्म को पढ़ना पड़ेगा। और आगे आप पढ़ेंगे बीओडी क्या है, सीओडी क्या है, आपका इन्वायरमेंट के टॉपिक में आते हैं। पिरामिड क्या है, नंबर सिस्टम कैसे इसमें पिरामिड से चेक करेंगे, बायोम सिस्टम से कैसे चेक करेंगे, एनर्जी सिस्टम से कैसे आप चेक करेंगे। इसको आपको कब वर्टिकल बनता है, कब हॉरिजॉन्टल बनता है, सॉरी मतलब अपवर्ड बनता है। जैसे इनवर्ड जैसे मान लीजिए ऐसे सीधा कब बनेगा और उल्टा कब बनेगा, इस देसी भाषा में समझो, ठीक है। इस तरीके से कभी का पूछना शुरू कर देता है। बाकी इन्वायरमेंट में कुछ और चीजें पूछेगा, क्योंकि प्रोटोकॉल कब आया, अब सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कब हुआ, आपकी कहाँ पर होने वाला, ब्राजील में होने वाला। इन्वायरमेंट को लेकर के कौन कंट्री कितना कार्बन उत्सर्जन करता है, कौन सी कार्बन उत्सर्जन जो जितना कम करेगा उसको कितना पैसा दिया जाएगा, फंडिंग हो गया इंटरनेशनल तरीके से। सारी चीजें इसमें आपको कुछ बेसिक संस्थाओं के बारे में याद रखना। कुछ आपको टाइगर रिजर्व टाइगर रिजर्व के बारे में पूछता है, कुछ आपके एलिफेंट के रिजर्व के बारे में पूछेगा, अलग अलग कुछ नेशनल पार्क पूछता है। इस तरीके से आपको याद रखना पड़ता है। वर्तमान कुछ ऐसा डिजीज है, कुछ ऐसे एनिमल्स है, कुछ ऐसे स्पीसीज है, उनके बारे में करंट में चीजें पढ़ना पड़ता, क्वेश्चन पूछ लेता है। ये हो गया। देन उसके बाद द हायर एजुकेशन एंड सिस्टम में क्या क्या पढ़ना होता है। इसमें आपको पढ़ना होता है द इंस्टीट्यूशंस ऑफ एजुकेशन एंड गुरुकुल एजुकेशन। इंस्टीट्यूशंस ऑफ एजुकेशन में जैसे तक्षशिला हो गया, नालंदा हो गया, जद्दाला हो गया, तलहरा हो गया, विक्रमशिला हो गया। इस तरीके से पहले प्राचीन काल में ऐसे कुछ यूनिवर्सिटी थी जिनके आधार पे हम उनके बारे में पढ़ेंगे। और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में
क्या क्या एजुकेशन दिया जाता है, कहाँ पर डॉक्टरी लाइन के बारे में पढ़ाया जाता है, मेडिसिन के बारे में कैसे जानकारी दी जाती थी, ऑपरेशन के बारे में कैसे जानकारी दी जाती थी, बेसिकली कुछ साइंटिफिक कैसे जानकारी दी जाती थी। उसके बाद आपका योग कैसे, जो आपका ध्यान मुद्रा ये सब करते, ये कहाँ पर दिया जाता था। तो बेसिकली कुछ आप यूनिवर्सिटी उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। नालंदा कहाँ पर है, तक्षशिला कहाँ पर है, जगदाला कहाँ पर है, तेलहरा कहाँ पर है, और मिथिलांचल में एक और है यूनिवर्सिटी, और देन उसके बाद विक्रमशिला कहाँ पर है। ऐसे कुछ संस्थाओं के बारे में अच्छे से याद रखना पड़ता है। गुरुकुल एजुकेशन, जिसको ब्राह्मणिकल एजुकेशन सिस्टम बोला जाता था, इनमें वेद पढ़ाते थे, ऋग्वेद और उत्तरवेदिक ऋग्वेद पढ़ाते थे। अब ऋग्वेद में जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनके बारे में पढ़ाते थे। देन उसके बाद वर्णा सिस्टम क्या था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरीके से किसको एजुकेशन मिलने का राइट था, किसको मिलने का नहीं राइट था। इनके कैसे एक संस्कार करते थे, मुंडन करवाना, कर्ण भेदन करवाना, और जो धागे 3 धागे पहनाना, इस तरीके काफ़ी चीज़ें इनकी परंपरा होती थी। कैसे हवन करते थे, यज्ञ करते थे, इनकी भी कुछ चीज़ें समझना जरूरी है। कुछ इनके ग्रंथें होते थे, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, इनके बारे में आपको याद रखना। उपनिषद किसने लिखा है, किसने नहीं लिखा है, इसके बारे में कुछ जानकारी रखना बहुत जरूरी है। देन उसके बाद अगला आता है ओरिएंटल एजुकेशन, नॉन ओरिएंटल एजुकेशन। ओरिएंटल जो पुराना एजुकेशन, न्यू ओरिएंटल जो नया एजुकेशन है। जब तक आपका, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर देखा जाए तो 1813 चार्टर्ड एक्ट आता है, तो उससे पहले जो एजुकेशन था अलग कॉन्सेप्ट था। 1813 के बाद जो एजुकेशन आता है, कैसे कैसे एजुकेशन में क्या क्या पॉलिसी चेंज हुआ, इसके बारे में समझना। ओरिएंटल एजुकेशन और न्यू ओरिएंटल एजुकेशन, जिसमें आप पढ़ेंगे बहुत सी कमेटियाँ, राधा कृष्ण कमेटी क्या, कोठारी कमीशन क्या है, इस प्रकार से कुछ आपको कमीशन के बारे में याद रखना है। कौन से कमीशन कब आया, इस कमीशन क्या इम्पैक्ट पड़ा, कौन 12th तक की बात करता था, कौन ग्रेजुएशन की बात करता था, कौन 3 स्तर में एजुकेशन को बांट रखा था। इस तरह की बेसिक चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। देन उसके बाद टेक्निकल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन एंड स्किल एजुकेशन। टेक्निकल, जैसे आज के समय बच्चे बीटेक करते हैं, आईआईटी की तैयारी करते हैं, मैथ फिजिक्स से तैयारी करते हैं, और टेक्निकल एजुकेशन के बारे में सीखते हैं। मोबाइल के बारे में, मोबाइल में आप सॉफ्टवेयर देखते होंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट होता है, सॉफ्टवेयर कैसे और आगे बढ़ाया जा सकता है, कितने फीचर को और बढ़ाया जा सकता है, कितनी स्पेस बढ़ाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आपके टेक्निकल एजुकेशन। स्किल्ड एजुकेशन, स्किल्ड मतलब है कि आप जैसे पढ़ा रहे हो या कोई चीज़ नया चीज़, चाहे टेक्निकल रूप से पढ़ा रहे हो या चाहे आप हिंदी के माध्यम के टीचर हो, तो कैसे आप शब्दों को प्रवाह तरीके से हिंदी शब्दों का उच्चारण करते बोलते हो, या इंग्लिश के टीचर हो, लिटरेचर के रूप में कैसे समझाते हो। ये बेसिक चीज़ें, जैसे हिंदी में कुछ कवियों के नाम आता है, प्राकृतिक कवि कौन है, छायावादी कवि कौन है, तो इन सब चीज़ों को आपको साहित्य रूप से कैसे, साहित्य में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होता है, इसको बोलते हैं स्किल। आपके अंदर कितनी अच्छी नॉलेज है चीज़ों को प्रेजेंटेशन करने का। नेक्स्ट आपका होता है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में होता है जैसे आजकल डॉक्टर, सीए, आईएएस, आईएफएस, आईआरएस, एक किस तरीके से एजुकेशन प्राप्त करते हो, कैसे लोगों को शिक्षित कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, कैसे पॉलिसी के माध्यम से लोगों तक अपनी योजनाओं को पहुंचा रहे हैं। ये सारी चीज़ें याद रखना पड़ता है। नेक्स्ट उसके बाद आपका सिम टॉपिक आता लास्ट है इवेल्युएशन ऑफ एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट। अब इवेल्युएशन या कहीं कहीं इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट। तो वैल्यू ऑफ एजुकेशन का उससे क्या मूल्यांकन करेंगे, उसकी वैल्यू क्या है, एजुकेशन का क्या वैल्यू है, पढ़ाई करने का क्या महत्व है। क्या नकल करके पढ़ाई करने से, डिग्री लेने से आपकी वैल्यू बढ़ती है? कभी नहीं। जब तक आपके अंदर, आपके विचार, आपकी सोच में नहीं परिवर्तन आएगा, अगर आपको मान लीजिए कोई चीज़ जब तक खुद से नहीं आप सीखेंगे, किसी ज़बरदस्ती आपको, चलिए 80-90% आपको डिग्री मिल गया, परसेंटेज मिल गया, आप दिखा रहे हैं मैं इतना परसेंटेज हासिल किया, बट वही चीज़ पता चला कहीं साबुत तरीके से कोई बच्चे पढ़ाना पड़ गया या कोई काम करना पड़ गया, आप वहाँ फेल हो जाते हैं। ये मायने आपकी डिग्री नहीं है, पढ़ाई अकॉर्डिंग जो आपको डिग्री मिलती है, जो आप मेहनत करके पाते हो, उसकी वैल्यू होना बहुत जरूरी है। दूसरा होता है एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट के बारे में क्यों वैल्यू है भाई, आप किसी चाहे महानगर में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, किसी शहर में आप रहते हो, वहाँ की एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ के एनवायरनमेंट की बेसिक चीज़ें समझो, वहाँ के एयर क्वालिटी कैसे है, AIQ बोलते हैं उसको। देन उसके बाद वहाँ का वाटर कैसा है, पानी कैसा शुद्ध है, हवा कैसे है, वहाँ के लोगों को वातावरण कैसा है। तो इन्वायरमेंट में कई चीज़ें इंक्लूड हो जाता है। सोशल इन्वायरमेंट कैसा है, नेचुरल इन्वायरमेंट कैसा है, पॉल्यूशन जो है उसको कैसे कम किया जा रहा है। ये बेसिक चीज़ आपको जानकार होना बहुत जरूरी है। एक अच्छे व्यक्ति बनना बहुत जरूरी है, तभी एक अच्छे समाज का आप निर्माण कर सकते हो। लास्ट उसके बाद आपका टॉपिक आता है पॉलिसी क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, गुड गवर्नेंस क्या है।
पॉलिसी मीन्स होता है दोस्तों जो भी आप बनाते हैं पॉलिसी, जैसे सरकार पॉलिसी बनाती है, कोई बिल बनाती है। अब बिल बनाती है कि भाई मान लीजिए देश में हमारे पास मान लीजिए 140 करोड़ आबादी है। अब 140 करोड़ के बारे में क्या सोच रही है सरकार, पर्यावरण को लेकर के क्या सोच रही है, एजुकेशन को लेकर के क्या सोच रही है, देन उसके बाद एजुकेशन के साथ साथ टेक्निकल स्किल के बारे में क्या सोच रही है। अगर इस तरीके की चीजें सोच रही, आने वाली पीढ़ी के लिए कितना भोजन और पानी की व्यवस्था कैसे करेगा, एनवायरनमेंट कितना शुद्ध देगा। मान लीजिए आज हमें है 20-30-40 साल के बाद बूढ़े हो जाएंगे, उसके बाद ना दिखाई देगा ना सुनाई देगा, बहुत कुछ चीजें क्या होगा, हमारे हेल्थ पे कुछ सरकारी बहुत पैसे खर्च होने लग जाएंगे, या जो जीवन में कमाएंगे वो अपने ऊपर खर्च करेंगे, तो उसका क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, क्या नेगेटिव पड़ेगा। अभी जैसे कल का न्यूज आया कि भारत में 1.9 जो फर्टिलिटी है, बच्चों का रेट जो दर हो रहा है वो घटते जा रहा है भारत में। क्यों? क्योंकि अब जो जनरेशन है, पहले क्या होता, किसी घर में 4 बच्चे 3 बच्चे होते, अब 1 बच्चे या 2 बच्चे, उससे देश की क्या हो रही, फर्टिलिटी जो रेट है वो घटती जा रही है। इस पर सरकार क्या पॉलिसी बना रही है, क्या सोच रही है, तो इस तरीके से आपको गवर्नमेंट की पॉलिसी को पढ़ो। एडमिनिस्ट्रेटिव में प्रशासनिक फील्ड के बारे में, SC ST वुमेन्स महिलाओं के बारे में क्या सोच रही हैं, महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, SC समाज के लोग कितने सुरक्षित, ST समाज के लिए कितने, OBC समाज, मतलब सभी को लेकर के सरकार क्या देख रही है। इस देश में जो भी है, जो भी आपके SC ST वुमेन्स माइनॉरिटी, इनके बारे में सरकार क्या सोच रही है, क्या पॉलिसी बना रही है, क्या पॉलिसी इनके तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। ये सारी चीजें आपको क्या है, बेसिकली जांच होना चाहिए, चेकिंग होना चाहिए कि भाई हमारे भारत में अगर 140 करोड़ आबादी है तो क्या वास्तव में कितने लोगों को 2 टाइम खाना मिल रहा है, कितने लोग का न्यूट्रिशन अच्छा मिल रहा है, कितने लोगों का हेल्थ अच्छा है, कितने लोगों का एजुकेशन स्तर क्या है, महिलाओं की एजुकेशन कितना, महिलाएं कितनी रोजगार हैं, कितनी महिलाओं के साथ उत्पीड़न होती है, जबरन उनको काम पे या घर में उनको जबरदस्ती काम पे, बहुत कुछ चीज़ें हैं कि इसको सरकार पॉलिसी बनाती है, तभी सरकार इस देश को बेहतर बनाती है। लेकिन उसमें सरकार के साथ साथ जो जागरूक अवेयर लोग हैं, इनका भी योगदान होता है। ये भी जागरूक करें, लोगों को जागरूक करें, बताएं, समझाएं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। देन उसके बाद गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस मीन्स होता शासन को कैसे, सुशासन मतलब व्यवस्था को कैसे और बेहतर बनाना। गुड मतलब बहुत अच्छा, शासन को कैसे और बेहतर बनाना। शासन में से ये नहीं किसी को उठा के जेल में डाल दो, नहीं। शासन का मतलब होता है कि भाई अगर कोई व्यक्ति बोला गया कि आप जैसे रोड पे चल रहे हो, ठीक है, ग्रीन सिग्नल आती है, रेड सिग्नल आती है, तो आपको देखा जाता है भाई जब रेड है तो आप अपनी गाड़ी को रोक देते हैं, ग्रीन आता है तो आप चले जाते हो, जिसमें कोई दिक्कत नहीं। अब पता चला रेड सिग्नल, आप उसको तोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर आप क्या करते हो, कानून तोड़ते हैं, नियम तोड़ते हैं। अब यहीं पर सुशासन, शासन कैसा है, क्या जो व्यक्ति गलत किया क्या उस पर फाइन लगा, क्या उस पर चालान काटा गया, या उसको जो सजा उसको मिला, पता चला जो चालान के काटने योग्य था वो नहीं कर, किसी दूसरे पकड़ लिया, तो गलत है। तो सुशासन सही तरीके से होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, एफिशिएंसी होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। ये बेसिक टर्म आपको पढ़ना पड़ता है गुड गवर्नेंस में। गुड गवर्नेंस एक बहुत बड़ा चैप्टर है, आपको गवर्नमेंट की हर एक पॉलिसी उसमें आप पढ़ना पड़ेगा। लोकपाल, लोकायुक्त, RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। अगले दिन आप एक टॉपिक का पूरा वीडियो बनाते रहेंगे, 20-20 या 30-30 मिनट का रहेगा, आपको काफी हेल्प करेगा। और पढ़ने से पहले सिलेबस को एक बार आप देखिएगा, एक KVS बनाने की बड़ी अच्छी बुक आती है, उसमें सिलेबस भी है, क्वेश्चन भी है। मैं विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने भी उसी से पढ़ा था, तो आप उसको क्या करिए, लाइएगा, उससे अच्छे से पढ़ाई करिएगा। आजकल बहुत से लोग भी कोई बुक छाप रहे हैं, प्रिंटिंग कर रहे हैं, बट मैं इसलिए क्योंकि उनकी लैंग्वेज मुझे अच्छी लगती है, तो आप उसमें क्या करिए, उसको सिलेबस को 10 बार पढ़िए, 20 बार पढ़िए। जब तक सिलेबस आपको उंगलियों पर याद नहीं होगा तब तक क्वेश्चन बनाना आपका बड़ा मुश्किल हो। सिलेबस जैसे याद हो गया, क्वेश्चन बनाना शुरू करना, प्रैक्टिस करना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। आपके पास जो भी 2 मंथ 3 मंथ टाइम, अगर आप रोजाना ज़्यादा नहीं 5 आवर पढ़ोगे, बीच बीच में गैप लेते रहो, तो आप बहुत बढ़िया से आप JRF या नेट क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो आज इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मस्त रहिए, पढ़ाई करते। थैंक यू वेरी मच।